हेलो बच्चों। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर की फोर्थ वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से एटॉमिक स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट आगे हुआ। अभी तक आपने जो वीडियोस पढ़ी हैं, अगर नहीं पढ़ी हैं तो पढ़ लीजिए। जिन्होंने पढ़ी हैं उनको अभी बहुत मजा आने वाला है। क्या हुआ था एक बार कर्सरी ग्लेंस से देख लेते हैं बेटा। जॉन डाल्टन ने 1808 में एटम के बारे में बताया था कि जो मैटर है वो छोटे बहुत ही टाइनी छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है, जिन्हें एटम्स बोलते हैं। एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता। 1808 में जॉन डाल्टन साहब ने बहुत बड़ी बात कह दी थी। यहीं से शुरुआत हुई इस कहानी की। तो उन्होंने बोला कि क्लास में सबके सामने बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, इन्होंने बोला भी ये एटम जो है ये अब डिवाइड नहीं हो सकता है। तो बहुत सालों तक सभी लोग इनको मानते रहे और इनकी बात मानते हुए 1897 तक इनकी कही हुई बातें पूरी चली। और 1897 में फिर एक बहुत धीरे धीरे ऐसा तो नहीं है कि साइंटिस्ट खाली बैठ जाएंगे। साइंटिस्ट के तो हमेशा करते रहते हैं आगे प्रोसीड, इन्वेंशन करते रहे। तो अचानक एक बार क्या हुआ कि अगर कुछ डिस्चार्ज ट्यूब की डिस्कवरी हो गई। डिस्चार्ज ट्यूब उन्होंने 1808 में दिया था ना, तो 1830 से डिस्चार्ज ट्यूब की डिस्कवरी होना शुरू हो गई। ठीक, तो डिस्चार्ज ट्यूब आपको बताई थी लास्ट वीडियोस में कि एक कांच की ट्यूब होती है, उसके अंदर एनोड कैथोड होता है। अलग अलग टाइप की डिस्चार्ज ट्यूब की इन्वेंशन हुई। फिर तो उससे क्या हुआ कि ये साइंटिस्टों को दिमाग में जब आया कि भैया कुछ हो सकता है, कुछ पॉसिबल है कि एटम बन सकते, तो शक होना शुरू हो गया। तो ये डॉल्टन सर के उसका थ्योरी का मेन ड्रॉबैक बन गया कि एटम इज इंडिविजिबल। बाद में साइंटिस्टों ने बोला कि ये मेन ड्रॉबैक है और सारी जो जितने पॉइंट उन्होंने कहते वो सब सही है, एटम को डिवाइड किया जा सकता है। तो फिर ई गोल्डस्टीन ने 1886 में एक इसी तरीके की डिस्चार्ज ट्यूब का यूज किया और उन्होंने वहां पर बताया कैनाल या एनोड रेस के बारे में बताया। बट वो अपनी बात को जस्टिफाई करने में फेल हो गए थे, क्योंकि जितनी बार वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उनको अलग अलग रिजल्ट आ रहे मिल रहे थे। तो एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल होने के लिए, अपनी बात को कहने के लिए आपके पास एविडेंस होना चाहिए। एविडेंस का मतलब समझ रहे हो कि आपको जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ना, उसके आंसर रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए। मतलब आपके आंसर बार बार सेम आना चाहिए, बट हर एक जगह पे आंसर डिफरेंट आ रहा था। तो वे जस्टिफाई करना भूल गए कि मतलब सॉरी जस्टिफाई नहीं कर पाए कि ये कैनाल या एनोड रेज किस पार्टिकल से बनी है, या कोई पार्टिकल भी पॉसिबल है या नहीं है। बट ही डिस्कवर्ड अ न्यू टाइप ऑफ रेज, पॉजिटिव रेज को डिस्कवर कर दिया। और कैनाल और एनोड, उनको कैनाल या एनोड रेज बोला। और ये स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को उन्होंने बताया, लेकिन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स क्या है और क्यों है पॉजिटिव, इसको जस्टिफाई नहीं कर पाए। उसके बाद विलियम क्रूज की ट्यूब को यूज करके 1879 में जॉन डॉल्टन ने, नहीं क्या ना, जे जे थॉमसन सर ने यहाँ पर कैथोड रेज से निकलने वाली कैथोड रेज की डिस्कवरी कर दी। ये आप जाके इसकी इसी सीरीज की फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं, वहां मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। फिर 1897 में, नहीं, ये 1897 में तो जे जे थॉमसन सर ने वो दिया था। इसी 1898 में जॉर्ज थॉमसन ने ई अपॉन एम रेशियो दे दिया बेटा। इसके बारे में भी मैंने इसकी थर्ड वीडियो में पूरा डिस्कस कर रखा है, जिसकी वैल्यू आई थी 1.76 × 10⁻11 कूलम पर केजी। और जे थॉमसन साहब फिजिक्स के बहुत ही बड़े वैज्ञानिक माने जाते हैं, और उस वक्त तो इनका बहुत ही सिक्का चलता था साइंस के फील्ड में। तो जे थॉमसन सर ने फिर उसके बाद 1898 प्रपोज द मॉडल ऑफ 98 में, नहीं 1890 गलत है बेटा, 18 नहीं नहीं ठीक है 1898 में ही उन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल दिया था। ठीक है, 1898 में उन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल दिया था। ही गेव प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ द एटम। उन्होंने क्या बोला कि वही ऐसा है, क्योंकि देखो जब साइंटिस्टों के दिमाग में ये बात आई कि भैया इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके फंडामेंटल नेगेटिव चार्ज है जो एटम के अंदर प्रेजेंट रहता है, तो ऑब्वियसली ये तो जनरल सी बात है, अगर प्लस माइनस चार्ज है तो प्लस भी होगा। प्लस की तो प्रेजेंस पहले से ऑलरेडी कौन बता चुके थे, 1886 में गोल्डस्टीन साहब बता चुके थे। तो इन्होंने इसको जस्टिफाई करने के लिए बोला एटम न्यूट्रल इसलिए है क्योंकि जो प्रोटॉन है वो नीचे जैसे तरबूज में नहीं होता है, और नीचे पॉजिटिव चार्ज बिखरा है और ऊपर नेगेटिव चार्ज है, कुछ इस तरीके से इन्होंने बोला, इसलिए एटम न्यूट्रल है। इस तरीके का दिया है कि ये नीचे जो है पॉजिटिव चार्ज है, ऊपर नेगेटिव बिखर रहा है। और ये मॉडल फेल हो गया क्योंकि ओवरऑल न्यूट्रलिटी तो उन्होंने मेंटेन मतलब एक्सप्लेन कर दी, लेकिन सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा आने वाले साइंटिस्टों को। और ये सेटिस्फैक्टरी 1911 तक ही लोग मानता है। 1911 में फिर एक महान वैज्ञानिक आए, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड साहब ने क्या किया, अपना एक एक्सपेरिमेंट दिया, इसको बोलते हैं स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। वहां पर ये चीज बिल्कुल टोटली फेल हो गई। और वैसे भी वो तो बहुत बड़े आदमी थे। 1904 में इनको फिजिक्स के काम के लिए जे थॉमसन को क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। तो वो अपने काम कर रहे थे। फिर 1911 में आए रदरफोर्ड साहब, इन्होंने किया एक्सपेरिमेंट, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट।
का यूज करके सर हेनरी बेक्यूरेल सर की रेडियो एक्टिविटी का एक्सपेरिमेंट यूज किया इन्होंने। एक बॉक्स लिया, उसमें बहुत टाइनी सा होल कर दिया, उसके अंदर एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया जो कि अल्फा पार्टिकल्स को प्रोड्यूस करता था। फिर यहाँ पर एक लेड प्लेट ली, इसके होल से पार्टिकल्स को आगे पास किया गोल्ड फॉइल पर। और ये ऐसा नहीं है बेटा कि उन्होंने गोल्ड फॉइल पर ही काम किया, उन्होंने कॉपर, निकल और दूसरी उसको भी लिया, प्लेट्स को भी, लेकिन सबसे अच्छे रिजल्ट उनको कहाँ मिले? गोल्ड प्लेट पर, क्योंकि गोल्ड ही एक हाईली मेलिएबल सब्सटेंस है, पूरी दुनिया का सबसे ऐसा मेटल है जिसको आप ज्यादा ज्यादा पतले से पतली शीट में बना सकते हो, इसकी ज्वेलरी बनती है। इसीलिए तो छोटे छोटे हथौड़े से सुनार उसको मारता है ज्वेलरी, और फिर किसी भी शेप में मतलब कोई भी शेप बन जाती है, इसीलिए क्योंकि वो हाईली मेलिएबल सब्सटेंस है। कुछ इस तरीके से हुआ, और गोल्ड के ऊपर, गोल्ड की लेयर के ऊपर उन्होंने ZnS की लेयर लगा दी। ZnS की लेयर पर जब लगाई तो उन्होंने देखा कि कुछ साइंटिलेशंस, मतलब चमक, कुछ तरीके स्पार्क्स प्रोड्यूस हुए फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर। ओहो, जिससे इन्होंने कंक्लूजन निकाला क्या? गोल्ड पार्टिकल के ऊपर जिस तरीके से इन्होंने बोला कि कुछ पार्टिकल जो थे वो कैसे हो गए थे, टकरा के, बहुत कम पार्टिकल टकरा के वापस डिफ्लेक्ट हो गए थे। इसने, ये अल्फा पार्टिकल्स होता है ना बेटा, ये हीलियम न्यूक्लियस होता है, H2He, ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। जब पॉजिटिव चार्ज को आप यहाँ भेज रहे हो एटम के ऊपर, तो कुछ तो बिल्कुल सीधे निकल गए, बहुत सारे सीधे निकल गए। देखो ये सीधे आया, सीधे आया, ये सीधे आया, है ना, ये सीधे आया, जो बहुत सारे सीधे निकल गए। इन्होंने बोला कि इसके अंदर क्या है? खाली जगह है, बहुत सारी खाली जगह है। चलो ये प्रूफ हो गया। मुझे बहुत कम टकरा के वापस आए, उन्होंने क्या बोला? रिफ्लेक्ट हुए, उन्होंने क्या बोला कि इसके अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज है, और कुछ बेटा जिससे आए ना उसी में वापस भी हो गई रेज, जैसे यहाँ टकरा कर डिफ्लेक्ट, इस जैसे आई उसी पाथ में वापस भी होगी। उन्होंने बोला कि इसके अंदर कोई हार्ड मास है। फिर इन्होंने बता दिया कि जो, तब इन्होंने बताया कि प्लम पुडिंग मॉडल फेल है। उन्होंने बोला ना, ऐसा नहीं होता। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसा होता है कि बीच में न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमता है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमता है, बस यही बोला था। कैसे घूमता है ये नहीं बता पाए थे, ये भी उसकी लिमिटेशन थी रदरफोर्ड मॉडल की। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड ने क्या प्रपोज किया कि जो, जैसे कि इन्होंने क्या, देखो बेटा ये बहुत जरूरी है ऑर्डर याद करना। एटम स्फेरिकल है शेप में, किसने बताया? दरफोर्ड साहब ने बताया। साइज क्या? 10⁻⁻10 मीटर। ऑर्डर मतलब इस, ऑर्डर का मतलब पावर है, ये कुछ भी हो सकता है। वैल्यू, वैल्यू मतलब अलग अलग एटम की, 1 to 1.1 into 10⁻⁻10 मीटर, या 1.2 10⁻⁻10 मीटर, या 1.5 10⁻⁻10। ऑर्डर मतलब पावर, ये होता है। ठीक है, इस ऑर्डर में निकला। ऑलमोस्ट द एंटायर मास एंड पॉजिटिव मास ऑफ, इन्होंने बोला कि पूरा का पूरा मास जो है वो न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेट रहता है। न्यूक्लियस साइज इतने ऑर्डर में, ये भी जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है कई बार। सीधा सवाल पूछा है कि न्यूक्लियस का ऑर्डर किस किस में होता है, न्यूक्लियस का साइज किस ऑर्डर में होता है, मीटर में। देखो ये नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, कुछ भी पूछ सकते हैं, तो दिमाग आपको अपना यूज करना पड़ेगा कि यूनिट क्या दे रखी है। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते हैं बट जस्टिफाई नहीं कर पाए। उन्होंने बोला कि घूमते हैं जैसे कि प्लैनेट घूमता है अर्थ के चारों तरफ, सन के चारों तरफ। लेकिन क्या लिमिटेशन थी इस मॉडल की? द ड्रॉबैक, दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी। ये स्टेबिलिटी को नहीं बता पाया, क्योंकि उस वक्त मैक्सवेल साहब की फिजिक्स में क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था कि जब कोई भी पार्टिकल एक्सेलरेट करता है और किसी नेगेटिव पार्टिकल को अपोजिट चार्ज के चारों तरफ, तो क्या करेगा? वो धीरे धीरे एनर्जी का लॉस करेगा, लॉस करेगा, लॉस करेगा, लॉस करेगा, तो धीरे 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 लॉस करता 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 पॉजिटिव के पास आएगा, एक बार न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा और कोलैप्स कर जाएगा। तो एटम कैसे एग्जिस्ट करेगा अगर नेगेटिव पॉजिटिव के साथ मिल जाएगा? तो उसको ये नहीं कर पाए थे एक्सप्लेन। उसके बाद क्या हुआ? फिर आए अर्थ को, फिर इसके बाद क्या हुआ? ये 1913 की बात है बेटा। 1913 एक पॉइनियर ईयर है साइंस के फील्ड में, इसमें इतने सारे काम हुए थे, और अगर इसको आपने समझ लिया तो पूरी इसमें जो चीजें हुई थी, इसने केमिस्ट्री की भविष्य को, फ्यूचर को बदल दिया। तो क्या हुआ था इसमें और क्या क्या हुआ था, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप देखते रहिए, वॉच करते रहिए, फॉलो करते रहिए। जिस तरीके से रामायण महाभारत की कहानी है, उसी तरीके से एटॉमिक स्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की कहानी है। अगर ये आपको आ गया तो आपके 12th क्लास का मॉडर्न फिजिक्स का जो 60% पार्ट है, उसका बेस आपका तैयार हो रहा है, फाउंडेशन। तो पढ़ते रहो। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।